जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा में। तो दोस्तों 10 अप्रैल 2026 को वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा हमारे संविधान का एक नया संस्करण लॉन्च किया गया है जो कि सिंधी भाषा में है। अब ये 10 अप्रैल को ही क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए 10 अप्रैल को संविधान का ये नया संस्करण लॉन्च किया गया है। तो अब जो लोग सिंधी भाषा समझते हैं, जानते हैं, तो वो अब आसानी से संविधान को समझ सकेंगे, जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंधी भाषा में देवनागरी लिपि में संविधान उपलब्ध कराया गया है। सिंधी भाषा दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 10 अप्रैल 1967 को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में से एक भाषा सिंधी भाषा भी है जिसे 10 अप्रैल 1967 को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसलिए 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है भारत में। इससे पहले दोस्तों 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में भी संविधान को लॉन्च किया गया था और 26 नवंबर को 2025 में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया भाषा में संविधान को लॉन्च किया गया था। अब 26 नवंबर के बारे में आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 2015 में मोदी जी की सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। संविधान की बात हुई है तो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था जो कि 1946 में गठित की गई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके मेंबर थे 299। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में 6.4 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दोस्तों 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन हुआ था जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी उनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को ये जो सम्मान दिया गया है यह उनके सामाजिक कार्यों में उनका जो योगदान है उसके लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। तो दोस्तों हमारे देश की महान गायिका रही हैं लता मंगेशकर जी, तो उनकी याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्र, समाज और संस्कृति के लिए जो व्यक्ति योगदान देते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और पहला पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया गया था। अगर हम इसके पिछले विजेताओं की बात करें तो 2022 में
जो पहला पुरस्कार था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। 2023 में आशा भोसले को, 2024 में अमिताभ बच्चन जी को, 2025 में कुमार मंगलम बिरला को, अब 2026 में कैलाश सत्यार्थी जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? यानी 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पोर्ट लुइस में हुआ है। तो मॉरिशस देश की जो राजधानी है पोर्ट लुइस, उसमें 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और दोस्तों, इसमें वो देश शामिल हैं जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिन देशों की सीमा हिंद महासागर से लगती है वो देश इसमें शामिल हुए हैं। भारत भी इसमें शामिल हुआ है। और ये जो सम्मेलन है ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो हिंद महासागर क्षेत्र की समस्याओं पर बात करने के लिए और जो सभी लोगों के मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है 2026 की? तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, यानी कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, ये इसकी थीम है। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन, मॉरिशस सरकार और भारत की विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 40 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन 2016 से शुरू हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो ग्रीस जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो इस देश ने यह फैसला लिया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाए। अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बहुत सारे देशों ने इस प्रकार का बैन लगाया है। तो ये बैन क्यों लगाया जा रहा है? इसके पीछे का कारण है बच्चों का मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया की लत, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो इन सभी को देख कर के सरकारें सोशल मीडिया को बैन कर रही हैं 15 साल से या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी ये ग्रीस की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाएगा। अब ये जो कानून वहाँ पर बना है ये 1 फरवरी 2027 से लागू होगा। ग्रीस को देख लेते हैं। तो ये यूरोप महाद्वीप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस है। ठीक है, और दोस्तों ग्रीस को यूनान के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विचारक हुए हैं। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सभी यहीं के हैं। ठीक है, तो इसे यूनान कहा जाता है। और जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत है ये इसी देश से हुई है। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। देखिए, देखते हैं कि किस देश ने अभी सोशल मीडिया पर बैन लगाया है बच्चों के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की योजना की घोषणा की है। डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पर बैन है वो लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। इस प्रकार से जो स्पेन है यह यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसने इस प्रकार का बैन लगाया है। अभी दोस्तों कर्नाटक सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया जाएगा। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मार्च 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये ऐप पर अपडेट हो गई है। इसको जाकर के आप प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐप पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी आए हैं जिसमें आपको 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। तो आप कॉम्बो पैक को प्राप्त कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स पर जाकर, और जो ई बुक है वो आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं और जैसे ही आप स्टडी कर सर्च करेंगे ऐप मिल जाएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो ई बुक मिल जाएगी, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। तो इनको जा करके आप ज़रूर
ज्वाइन करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? आंसर हो जाएगा हरिवंश। तो इनका पूरा नाम है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति जी राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो 12 सदस्यों में से एक सदस्य हरिवंश नारायण सिंह जी मनोनीत किए गए हैं। तो हमारे देश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी, उनका स्थान खाली हो गया था। तो अब उनके स्थान पर पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, क्योंकि जो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं वो नीतीश कुमार जी की पार्टी से आते हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब फिर से हरिवंश नारायण सिंह जी को राष्ट्रपति जी ने मनोनीत कर लिया है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। तो ये जो सदस्य होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो है वो हमारी संसद का उच्च सदन होता है। संसद में क्या क्या आता है? तो संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और फिर राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के संसद बोला जाता है। तो संसद का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 79 में है हमारे संविधान में। राज्यसभा यानी उच्च सदन का वर्णन अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा यानी निम्न सदन का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, तो राज्यसभा के अगर हम अधिकतम सदस्यों की बात करें तो वो 250 हैं। जब 250 सदस्य होते हैं तो 338 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हैं। यहाँ पर आप भारतीय संसद को देख सकते हैं। तो ये लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर बनी है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य होते हैं, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 543। दोस्तों, राज्यों से सदस्य चुने जाते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19 चुने जाते हैं। दिल्ली से 7 और अन्य से 7, जम्मू कश्मीर से 5 चुने जाते हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो दिल्ली से 3 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, CD गोपीनाथ कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। तो भारत के एक क्रिकेटर थे CD गोपीनाथ, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। निधन कब हुआ है? 9 अप्रैल को। 96 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। चेन्नई में उनका निधन हुआ है। और दोस्तों, वो भारत के सबसे उम्रदराज पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे। वे 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जो पहली जीत हासिल की थी टेस्ट क्रिकेट में, उस टीम के वो मेंबर थे। और वर्तमान में उनकी जो उम्र थी वो 96 साल थी। ऑस्ट्रेलिया के नील हार्वे के बाद वह दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज जीवित क्रिकेटर थे। गोपीनाथ ने 1951 से 1960 के बीच में भारत के लिए 8 टेस्ट मैच खेले हैं और वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। ठीक है, तो CD गोपीनाथ कौन थे? ये क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं संजय खन्ना। तो 2029 तक के लिए संजय खन्ना को BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। दोस्तों, BPCL भारत की एक महारत्न कंपनी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। 1976 में इसकी स्थापना होती, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये इसके जो प्रोडक्ट हैं वो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और LNG ये इसके प्रोडक्ट हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। BP सिंह नौसेना महानिदेशक नौसैनिक आयुध बने हैं। दीपक गुप्ता गैल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। राजन बजाज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO।
निधि छिब्बर नीति आयोग की सीईओ बनी है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इन्हें। उदय कोटक गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर। और प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूटान बिजली व्यापार समझौते पर सिग्नेचर कहाँ हुए हैं? आंसर हो जाएगा थिम्फू। तो दोस्तों थिम्फू जो है ये भूटान की कैपिटल है। तो यहाँ पर भारत और भूटान के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उस पर सिग्नेचर किए गए हैं। तो भारत की तरफ से सिग्नेचर किए हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि भारत के ऊर्जा मंत्री हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो समझौते हुए हैं वो कौन कौन से समझौते हैं? तो इसमें से पहला जो समझौता है ये है पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना के लिए, जो कि 1020 मेगावाट की परियोजना है। तो इसके लिए टैरिफ प्रोटोकॉल तय किया गया है और इस परियोजना का उद्घाटन नवंबर 2025 में हुआ था। और इस परियोजना के लिए भारत मदद कर रहा है और इस परियोजना के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें से कुछ बिजली भारत को भी आएगी। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये पुनात सांगछू नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना भूटान देश में है। इसके अलावा जो दूसरा समझौता हुआ है वो रिएक्टिव पावर एक्सचेंज के लिए तकनीकी ढांचा तैयार करने के लिए हुआ है। भूटान की बात करें तो भारत का ये पड़ोसी देश है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। सेरिंग टोब्गे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। भूटानी नगुल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर भारतीय रुपया भी चलता है। पड़ोसी देश की बात करें तो चाइना और भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये सभी राज्य भी भूटान से लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 अप्रैल 2026 को किस अधिनियम को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इस कानून के माध्यम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में जो ग्रुप ए के अधिकारियों की भर्ती और सेवा है उससे ये संबंधित है, उसको ये नियंत्रित करेगा। तो इन सभी में यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में जो आईजी के 50% और एडीजी के 67% पद हैं वो आईपीएस से भरे जाएंगे। यानी कि आईजी के जो 50% पद होंगे उसमें आईपीएस ऑफिसर होंगे और जो एडीजी के 67% पद होंगे वो आईपीएस से भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम लाया गया है, ये कानून बनाया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस समिति के लिए प्रीति सरन को फिर से चुना गया है? आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति के लिए। तो दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में शानदार जीत दर्ज की है और जो प्रीति सरन है उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की जो समिति है उसमें 2027 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। तो यह यूनाइटेड नेशन का एक अंग है और यह आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर वैश्विक नीति संवाद और समन्वय का मंच प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। FAB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, इनको भी प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है उसमें रैंकिंग जारी की जाती है। तो 10 अप्रैल के टॉप 10 है अमित, प्राची, हरीश, बादल, ओम प्रकाश, अमित कुमार, हिमांशु और गुमकैन, ब्रजेश और किरोड़ी। तो ये टॉप 10 है, आप भी यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को जाकर के आप प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं।
साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? इजिप्ट। फान वान जियांग किस देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने हैं? वियतनाम। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के पहलवानों ने कितने मेडल जीते हैं? 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन हेतु मसौदा विधेयकों को कब मंजूरी दी है? 8 अप्रैल। भारत ने किस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 33वें सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव वापस लिया है? 2028। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की नई विकास दर कितनी बताई है? 6.6%। जिम वेटेकर किस देश के पर्वतारोही थे जिनका निधन 7 अप्रैल को हुआ है? अमेरिका। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हिम सेतु। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा प्रथम डिस्कस करेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न, जो कि 1954 से शुरू हुआ था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम 2 या K2, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? ताजे पानी की बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। 13 किलोमीटर लंबा है ये। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर है अजय कुमार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है और ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर आप हमारे फॉलो कर लें। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।